आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल बढ़िया, वही मैंने कहा कि रिविजिट कर लिया जाए और जरूरी भी नहीं हर वक्त ट्रेड पिकअप करना। इस समय वो 36,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स वीरू ने शुरुआत में ही कहा था, 36,000 36,100 निफ्टी बैंक, उसके ऊपर जाता है तो मूड बदलेगा। वही लेवल्स, उन्हीं लेवल्स के आसपास 36,000 से पहले ही निफ्टी बैंक घूमता हुआ आपको नजर आया। अब इंपॉर्टेंट हो गया निफ्टी के लिहाज से। अच्छा, निफ्टी बैंक के लिए 35,700 के जोन इंपॉर्टेंट, उसको क्लोजली वॉच आउट करेंगे हम ऑन द वे डाउन। और निफ्टी के लिए कल का क्लोज था 17,222, 17,220, 25 पकड़ लीजिए फॉर कन्वीनियंस राउंड फिगर में। वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं वो लेवल्स, अगर सैंक्टिटी प्रोटेक्ट होती तो फिर भी वहां पे फिर रिविजिट करूंगा, वीरू से फिर बातचीत कर लूंगा। लेकिन अब जरा मार्केट्स के बिगर मैक्रोज और फंडामेंटल्स पे डिटेल में चर्चा। आज मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा सर जुड़ते हुए। राकेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राकेश सर, आप लोग गो इंडिया में किस तरह से ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या आप लोग फुल्ली इन्वेस्टेड हो इस समय, या थोड़ा से मैक्रोस को देख के कंसर्न्स हैं और थोड़ी सी पोजीशंस लिक्विडेट कर रखी हैं? आप लोग का इस समय अप्रोच क्या है इंडियन इक्विटीज को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे जो काफी खतरे मंडरा रहे हैं अभी। ऑब्वियसली एक यूक्रेन रशिया का एक इशू था, जिसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में कम से कम 100 to 120 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन होने वाला है। जितना पहले सोच रहे थे ग्रो करेगी, उतना तो नहीं कर पाएगी। दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी तेज भाग रहा है, तो यूएस फेड जो कि काफी पीछे रह गया था इंटरेस्ट रेट हाइक करने में, वो हो सकता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा कर दे। तो ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर थोड़े से खतरे के बादल है। एक और जो चीज अभी काम कर रही है कि चाइना में, क्योंकि कोविड जीरो पॉलिसी रही है, अभी तक वहां पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि किस तरह से ये अंत होगा। मतलब बाकी वर्ल्ड में कोविड का एक अंत सा नजर आ रहा था, लेकिन चाइना में ये अभी नहीं हो रहा। कल ही उन्होंने अपने फाइनेंशियल सेंटर जो शंघाई है उसमें लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। कुछ दिन पहले उनका जो स्टील का बड़ा हब है टैंगशैंग, वहां पे उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया है। तो हो सकता है कि चाइना में भी काफी कमजोरी रहे। तो इस मद्देनजर रखते हुए लगता नहीं है कि मार्केट्स में कोई बड़ा अपसाइड होगा, बट इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी ठीक कर रही है काम। और अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो इंडियन मार्केट थोड़े सपोर्टेड रहेंगे। तो ये जो 16,000 से 18,000 का जो रेंज है, आई थिंक मार्केट इसी में ही घूमेगा अगले 12 महीने के लिए। ओके, ये हो गया ब्रॉडर मार्केट्स पे। लेकिन राकेश सर, मुझे याद है जो पुराने दिन थे, राकेश सर से हम लोग जब भी बुलाते थे सबसे पहले बातचीत ना मेटल से शुरू करते थे, क्योंकि राकेश सर की बहुत तगड़ी पकड़ उस स्पेस पे, और आजकल चर्चा में वही स्पेस है। जब भी आप आवाज पे एक्सपर्ट्स को सुनते हो तो कहते हैं मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस, वो कंटिन्यू होता हुआ। राकेश सर, एक तो वो यूक्रेन क्राइसिस, उस बीच समझ में आया रशिया और यूक्रेन की इंपॉर्टेंस तमाम मेटल्स के लिहाज से, उससे पहले पढ़ा नहीं था इतना। तो मेटल प्राइसेस तूल पकड़े और हमारे अभी कंपनीज को फायदा हुआ। दूसरा, इस बीच डेवलपमेंट और फ्रेश आ गया कि चाइना में रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन्स अलग अलग पॉकेट्स में। अब इन सबको जरा एक उसमें रख के समझाइए, मेटल्स के लिए क्या टेलविंड्स हैं, और आपका इस समय goindiastocks.com का इस समय मेटल्स को लेकर क्या व्यू बन रहा है? हम लोग ने अभी इसी वीकेंड पे ही मेटल सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि अभी जो कमोडिटी प्राइस में जो इतना बड़ा मूव आया था, उसमें रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके कुछ प्रीमियम बिल्ट इन हो गया है कमोडिटी प्राइसेस में। तो अब देखना है कि क्या क्या सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं। तो पहला सिनेरियो जो कि अभी मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट कर रहा है, वो ये है कि रशिया और यूक्रेन जो है किसी समझौते पे पहुंच जाएंगे, और जो अभी तक जितने सैंक्शंस लगे हैं उससे ज्यादा सैंक्शंस और नहीं लगेंगे। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हमारा मानना है कि ऑयल जो $140 गया था वो एक पीक था, और अभी अगर इस समझौते के नजदीक अपन पहुंचते हैं तो ये $80-90 तक वापस लुढ़क के पहुंच जाएगा, जहां इसकी फेयर वैल्यू है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कोल और कोकिंग कोल, दो और कमोडिटीज जो काफी हद तक इम्पैक्ट हुई है, वहां पे भी काफी गिरावट आनी चालू हो गई है। तो ये एक पहला सिनेरियो, इस केस में कमोडिटी का पीक हो चुका है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये वॉर घिसता रहे और चलता रहे काफी लंबे टाइम तक, और कुछ और सैंक्शंस आए।
उस केस में ऑयल वापस से रैली कर सकता है, $180 तक भी जा सकता है, जैसे कि कई ब्रोकिंग हाउसेस प्रेडिक्ट कर रहे थे जब वॉर अपने चरम उस पे था। तो अगर सेकंड सिनेरियो होता है तो कमोडिटीज में एक और तेजी आ सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी अभी काफी लो लग रही है। तीसरा सिनेरियो होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो उस केस में आप कोई भी स्टॉक में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ ही नीचे गिरने वाला है। तो ये 3 सिनेरियो है। मेरे हिसाब से पहले सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, 70% प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा पहले सिनेरियो की है। तो जो इन निवेशक अभी तक बने हुए थे मेटल स्टॉक्स में, स्पेशली ऑयल, कोल एंड एल्यूमिनियम, ये 3 कमोडिटीज के जो स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्टील और आयरन ओर में अभी भी थोड़ी वैल्यू दिखती है, क्योंकि स्टील मार्जिन्स काफी कंप्रेस हो गए थे कोकिंग कोल के चलने से, तो वहां पे एक राहत आ सकती है। बट जैसा मैंने कहा कि ऑयल, कोल और एल्यूमिनियम स्टॉक से थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। तो अगर आप देखिए थोड़ा सा, अगर आप राकेश जी रेड फ्लैग रेस करते हुए कमोडिटीज को लेकर, मेटल्स को लेकर, और बाकी आपने क्रूड पर भी टिप्पणी करी। सर, ये अर्निंग सीजन अगर आप देखें अब बहुत नज़दीक खड़ा है, और हमने पूरे आईटी में एक सब्सटेंशियल डिप देखा है लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद। और कुछ अगर आप देखें लार्ज कैप आईटी ने अपना कंपेंसेट किए लॉसेस 3 महीने के, लेकिन मिड कैप आईटी में अभी भी सब्सटेंशियल लॉसेस हैं। 3 महीने में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। इस स्पेस में कुछ आपका इंटरेस्ट इस वक्त, ये क्या प्राइस अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, और कुछ खास स्टॉक्स जो कि आपको वाकई इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहे हो इन लेवल्स पे? देखिए, आईटी पे हम लोग बुलिश है। उसका खास कारण ये है कि ये जो कोविड से डिजिटाइजेशन की जो स्पीड में तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी आएगी। अभी रिसेंटली एक्सेंचुअर करके जो आईटी कंपनी का रिजल्ट आया था और काफी दमदार था, तो मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज भी काफी बढ़िया नतीजे पेश करेगी इस Q4 के रिजल्ट्स में। मिड कैप आईटीज वगैरह में थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा रहा है, एट्रिशन भी ज्यादा रहा है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है डिमांड साइड पे, आईटी कंपनीज वापस से तेजी में आ सकती है, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन अपन ने देखा है पिछले 1-2 महीने में, तो एक राइप है रैली के लिए आईटी कंपनीज। आईटी अगर देखें, आपको अगर आप देखें अट्रैक्ट भी कर रहा है इस वक्त। अच्छा सर, एक और चीज़ है, अगर आप देखें कि CY20 में एक सब्सटेंशियल पैसा बना के देने के बाद, और CY21 के लगभग शुरुआती 6-7 महीनों में ड्यूरिंग द कोविड फेज फार्मा ने बहुत पैसा बना के दिया। हिस्टोरिकली शायद फार्मा ने इतना पैसा कभी बना के नहीं दिया, और उसके बाद आपका पूरा CY21 का सेकेंड हाफ और CY22 अब तक एक बहुत अगर आप देखें शांत रहा है फार्मा के लिए। डिफेंसिव स्पेस में ये फार्मा स्पेस आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? क्या आप लोग इस वक्त कोई पॉजिटिव भी रखते हैं इस वक्त फार्मा स्पेस पे? हाँ जी, तो इसमें ऐसा है कि फार्मा ऑब्वियसली इनिशियली जब कोविड आया था तब फार्मा में काफी तेजी आई थी, बट उसके बाद मार्जिन प्रेशर्स देखने को मिले हैं फार्मा स्टॉक्स में। एक तो जो चाइना से सप्लाईज आ रही थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है और प्राइसेस बढ़े रॉ मटेरियल के, और दूसरी तरफ जिस तरह की डिमांड आनी चाहिए थी वो कोविड के कारण नहीं आ पाई है। लोग अपने इलाज कराने के लिए नहीं गए हैं, केवल कोविड की दवाइयां ही चल रही थी। तो लेकिन अब ये सब सामान्य होता नजर आ रहा है, और फार्मा स्टॉक्स के वैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी नीचे चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए आई थिंक एक मौका है फार्मा में, तो एक रोटेशन पॉसिबल है फार्मा की तरफ इस साल में। क्या ट्रिगर्स आएंगे वो देखना है। अभी पहला ट्रिगर तो इसी हफ्ते आया है कि गवर्नमेंट ने एसेंशियल जो ड्रग्स हैं उनके प्राइसेस 10% बढ़ाए हैं, तो जो एटलीस्ट डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज है उसमें एक पॉजिटिव अर्निंग्स का रुझान बनना चाहिए। फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा अगर आप देखें इम्प्रेस कर भी रहा है लेवल्स पे। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने जब क्रूड पर टिप्पणी की थी तो मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं एक, और आपने कहा कि फर्स्ट केस जिसके स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं आपको कि क्रूड में रिट्रेसमेंट सब्सटेंशियल आयन लेवल से, तो ऐसे में सर FMCG की एक क्लास जिसमें आप पिडिलाइट को प्लेस करते हैं, जिसमें आप एशियन पेंट्स को प्लेस करते हैं, जहाँ पे बर्जर को प्लेस करते हैं आप, इनमें एक बहुत ही सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज हुआ है। ये क्या एंट्री करने का या फिर एटलीस्ट अगर आप देखें बॉटम फिशिंग का टाइम है इस वक्त, या फिर नहीं है? देखिए,
इस स्पेस की अधिकतर कंपनीज काफी ब्लू चिप कंपनीज हैं और वेरी वेल हेल्ड कंपनीज हैं। एक तो उनके मार्जिन पे प्रेशर थे और दूसरा क्योंकि एफआई की इतनी सेलिंग चल रही थी तो उसकी वजह से भी ये स्टॉक्स थोड़े अंडर प्रेशर थे, ये काफी ओवर ओन्ड है एफआई से। तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे इनके मार्जिन रिकवर करेंगे और इन्होंने काफी प्राइस हाइक्स भी ले लिए, तो हो सकता है आगे जाके इनके मार्जिन पहले से भी थोड़े बेहतर हो जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी जरूर है इन स्टॉक्स में और इनको देखना चाहिए इस लेवल्स पे। सर मेरे पास कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं, आपने सब तरह से बढ़िया जवाब दे दिए। दो फॉलोअप है आप ही के आंसर से क्यों लेते हुए। एक तो आपने कहा चाइना सप्लाईज डिस्टर्ब हुई जब आपने फार्मा का अपना व्यू प्रेजेंट करा। ये सप्लाईज डिस्टर्ब हुई, ये कोविड रिलेटेड लॉकडाउन के चलते है किसी और वजह से? ये सप्लाईज फिर अक्रॉस द बोर्ड बाकी सेक्टर्स जो भी निर्भर है वहां पे अपनी रॉ मटेरियल लिंकेजेस के लिए सबके लिए दिक्कत वाली माहौल बन गया है क्या? सप्लाई चेन तो हर तरफ ही था और अभी जो अपन इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो यही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो पास ऑन होके अब फिनिश प्राइसेस में आ गए हैं। तो लेकिन पिछले 1-1.5 साल में सब कंपनीज ने थोड़ा अपना सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इंडिया में भी प्रोडक्शन बढ़ा है, कुछ लोगों ने अलग अलग दूसरे देशों से सोर्सिंग करी है, तो अब सप्लाई चेन थोड़ा नॉर्मलाइज हो रही है और जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड ही स्लो डाउन होने वाली है, तो ये जो प्रेशर अभी तक था मार्जिन्स पे वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, जहां से शुरू करा था जब सेक्टर्स की चर्चा करी थी सर, मेटल्स को आपने दोनों सिनेरियो पेंट करे। उसमें पहला सिनेरियो था कि शायद जो बातचीत चल रही है सुलह हो जाएगी और इसीलिए शायद उस तरफ आपका तवज्जो ज्यादा है, इसीलिए मेटल्स को आपने डाउनग्रेड करा है ओवर द वीकेंड। ये मेटल्स को डाउनग्रेड मतलब अक्रॉस द बोर्ड सारे पैक्स को डाउनग्रेड करा गया है, सभी स्टॉक्स पे आप मुनाफा वसूली कर रहे हो आप लोग, ऐसा है क्या? या स्टील अलग रखा है, बाकियों को अलग रखा है, फेरस नॉन फेरस को डिफरेंशिएट किया है? देखिए जब गिरते हैं तो सारे एक पैक में ही गिरते हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि स्टील के अंदर क्योंकि काफी मार्जिन कंप्रेशन आ गया था पिछले 4-5 महीने में, तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा मार्जिन रिस्टोर हो जाए। तो स्टील स्टॉक कम गिरेंगे लेकिन गिरेंगे सभी कुछ। राकेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग व्यू आता है और जरूरी इस तरह के व्यूज कि मेटल्स को अब जरा सा तेजी को फंडामेंटली डाउनग्रेड करने का समय, और राकेश सर बहुत पैनी पकड़ रखते थे मेटल्स और मार्केट्स पे, इसलिए उनसे बातचीत करना बड़ा जरूरी था इस समय। अच्छा, आस्था जुड़ गई है, उनसे हम आईपीओ की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सतपुते साहब जरा टाइटन का स्टॉक देखिएगा। आप जरा हरकत में आने की कोशिश करता हुआ इस समय टाइटन, पिछले कुछ दिनों के लगातार दबाव के बाद कल वो बुल्स और बियर्स के बीच में टसल और आज थोड़ा सा अब लग रहा है 0.5% के आसपास का उछाल। टाइटन पे कोई नजरिया बन रहा है क्या, या अभी वेट करोगे कैंडल फॉर्मेशन को लेकर? आशीष जी देखिए, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ। क्योंकि परसों हुआ क्या है कि लास्ट वीक में 2750 से यहाँ पे करेक्शन है। इनफैक्ट वहां पे एक ब्रेकआउट मिला था और वो ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ, वो भी एक्सपायरी के पहले। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, प्रोबेबली यहाँ से 30-40 रुपए का मूव मिले, लेकिन वो सस्टेन होगा कि नहीं उस पे क्वेश्चन मार्क है। सो आई वुड लाइक टू अवॉइड टाइटन एट दिस लेवल। समय अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए स्टॉक को लेकर अगर कोई भी ट्रेड लेने का मन है। मानस बजाज ऑटो 1.25% के आज फिर उछाल के साथ वो टसल हुई कुछ दिन, उसके बाद बुल्स के ग्रिप में आया ये स्टॉक, अब तेजी के साथ हर दिन मूव करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे? और ये ऑटो से याद आया, आपने कभी एनएफटी में पैसा लगाया क्या? नहीं, मैंने तो एनएफटी में भी नहीं और कभी भी क्रिप्टो में भी, मेरे को एक्चुअली क्रिप्टो समझ में नहीं आया, इसलिए वो तो खैर किसी को नहीं आया सब। तो शायद इसीलिए एनएफटी की तरफ सोचा नहीं, बट इसका कंसेप्ट थोड़ा पहले से मेरे को थोड़ा सा आइडिया था।